Students, B.Ed second year, paper 10, creating an inclusive education, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट, इकाई 1, एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन, विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। A disabled child and a sick child are different from a normal child, so he can be educated by proper efforts. In education, it is mandatory to make some special provisions and some special facilities to educate such children, which we can understand through the chart. यानी एक विकलांग बालक तथा एक बीमार बालक एक सामान्य बालक से भिन्न होता है। यद्यपि उसे उचित प्रयासों और द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा में ऐसे बालकों को शिक्षित करने हेतु कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं और कुछ विशेष सुविधाएं भी इन बालकों को देना अनिवार्य होता है। अगर हम विकलांग बालक और बीमार बालक इन दोनों बालकों को शिक्षित करेंगे तो उनके लिए हमें विशेष रूप से सुविधाएं और विशेष रूप से प्रावधान दिए जाने चाहिए, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है, एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन, विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों को 11 भागों में बांटा गया है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे। नंबर 1, ट्रीटमेंट फैसिलिटी अर्थात उपचार सुविधा। सेकंड आता है आपका स्पेशल टीचर अर्थात विशेष अध्यापक। तीसरा आता है स्पेशल क्लासेस अर्थात विशेष कक्षा। चौथा आता है आपका एक्स्ट्रा क्लासेस अतिरिक्त कक्षाएं। और नेक्स्ट 5वां आता है आपका स्पेशल स्कूल्स विशेष विद्यालय। और आपका 6वां आता है कैरिकुलम पाठ्यक्रम। और नेक्स्ट 7वां आता है एटीट्यूड चेंज अभिवृत्ति परिवर्तन। और 8वां है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज प्रशासनिक परिवर्तन। 9वां पॉइंट आता है आपका अदर लर्निंग एक्सपीरियंस अन्य अधिगम अनुभव। और 10वां आता है आपका सोशलाइजेशन सामाजिकरण। और लास्ट आपका आता है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पुनर्वास योजना। इसका मतलब ये हुआ एजुकेशनल प्रोविजंस द हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन के 11 पॉइंट दिए गए हैं, जिनको अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट फैसिलिटी उपचार सुविधा। Appropriate arrangements should be made for the treatment of disabled and sick children should be shown to qualified and skilled doctors from time to time. If funds can be arranged for the treatment of such children, then it would be very good for such children. Have to be absent from school from time to time, so attendance related exemptive should also be given to them. This absence should not affect their educational knowledge, learning and achievement negativity, so the success criteria for such children should not be made similar to the normal child. This criteria should be determined according to the child disability and the severity of diseases. At this time, it becomes the duty of the teacher to pay attention to the proper social and emotional development of these children. For this, he should develop sympathy and understanding for the handicapped children and patient children. यानी अपंग तथा बीमार बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे
उन्हें योग्य और कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना भी चाहिए, जिससे बीमार बालक स्वस्थ बने रहें। अपंग बालकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे बालकों के उपचार के लिए यदि धन की व्यवस्था हो तो की जा सके तो बहुत ही उत्तम होगा। ऐसे बालकों की समय समय पर चिकित्सालयों में ले जाकर उन्हें भर्ती भी कराने की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो उन्हें भर्ती भी कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय में समय समय पर अगर अनुपस्थित होना पड़ जाता है तो उन्हें उनकी अनुपस्थिति का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिस समय वो अनुपस्थित हो उनकी विशेष रूप से कक्षाएं लगानी जानी चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान बना रहे और उनका पढ़ाई पर भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय के समय समय पर अगर अनुपस्थित होना पड़ सकता है तो उनकी उपस्थिति संबंधी उन्हें छूट भी दी जानी चाहिए। इस अनुपस्थिति के प्रभाव से उनका शैक्षिक ज्ञान, उनका सीखना और उनकी उपलब्धियों पर नकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उनकी उपचार सुविधा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इन ऐसे बालकों की सफलता का मापदंड सामान्य बालक के समान नहीं बनाने चाहिए। ये मापदंड बालक की अक्षमता तथा रोग की गंभीरता के अनुसार निश्चित किए जाने चाहिए। साथ ही इन बालकों के समुचित सामाजिक और संवेगात्मक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसे बालकों के प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसके लिए उसे सामान्य बालकों में अपंग बालकों तथा रोगी बालकों के प्रति सहानुभूति तथा समझ का भी विकास होना चाहिए। इस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। उनकी ये ड्यूटी बनती है कि ऐसे बालकों को वो अच्छी तरीके से समझें, उनको जानें तथा उनका उपचार में सहायता प्रदान करें। विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत हमारा दूसरा पॉइंट आता है स्पेशल टीचर, विशेष अध्यापक। A teacher trained to teach a normal child is not aware of the special art of educating such children. He can serve such children as well as educate them, whereas these children should be trained by such a teacher. There is a need for those who understand their psychology, not only to educate these children on the basis of a solid philosophy, but also to pay attention to their socially, emotionally and physically development. If such a special trained teacher is in every school, then it is best. If this is not possible, then a special defined teacher should be appointed who can visit all the schools in a district from time to time and educate and take special care of such special children. एक सामान्य बालक को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक इस प्रकार के बालकों को शिक्षित करने की विशेष कला से अवगत नहीं होता है। वह ऊपरी रूप से ऐसे बालकों की सेवा तो कर सकता है और शिक्षा भी दे सकता है, जबकि इन बालकों को एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो इनके मनोविज्ञान को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दे। इस प्रकार के टीचर में योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, जिससे यदि ऐसे बालक यदि इस प्रकार से विशेष अगर प्रशिक्षित अध्यापक है तो प्रत्येक विद्यालय में अगर इस तरह का हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, जिससे वहाँ के जो भी बालक होंगे वो सभी प्रकार से वो बालकों को समझ सकेगा, उनको प्रशिक्षित कर सकेगा और उनकी भावनाओं को, उनको सामाजिक रूप से उनको समझ सकेगा। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो एक विशेष परिभ्रामी अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। वो नियुक्ति इसलिए की जानी चाहिए जिससे इन बालकों की विशेष रूप से देखभाल हो सके।
अगर ना हो सके तो जिले में एक अध्यापक इस प्रकार का होना चाहिए जो समस्त विद्यालयों का समय समय पर भ्रमण कर सके और इस प्रकार के विशिष्ट बालकों को शिक्षित कर सके और उन पर ध्यान रख सके और उनके बारे में जानकारी हासिल कर रिपोर्ट कर सके। एजुकेशनल प्रोविजन द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, विकलांग बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत हमने ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और स्पेशल टीचर को जाना। अब हम जानेंगे स्पेशल क्लासेस, विशेष कक्षा। देयर आर सम हैंडीकैप्ड एंड पेशेंट चिल्ड्रन who cannot get complete education by sitting with normal children. Special classes are organized for such children and some trained teachers sit in separate rooms in the school to teach these children. Sometimes they are kept in special class for some times. Later they start स्टडिंग इन रेगुलर क्लास ओनली। अर्थात कुछ विकलांग बालक और कुछ रोगी बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे विकलांग बालक तथा ऐसे रोगी बालकों को सामान्य बालकों के संग बैठकर शिक्षा प्रदान जब नहीं की जा सकती है तो इनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालय में अलग से इनके कक्ष होने चाहिए निर्धारित, जहां पर बैठकर कुछ ट्रेंड टीचर्स इन बालकों को पढ़ाएं और वो ट्रेंड टीचर इनको जब पढ़ाएंगे तो इन बालकों को समझ में आएगा तथा वो टीचर्स भी इनकी भावों को, मनोभावों को और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको समझ सकेंगे। साथ ही साथ इन बालकों को एक विशेष कक्षा में भी रखा जा सकता है। विशेष कक्षा में इसलिए रखा जा सकता है जिससे इनको सामान्य कक्षाओं में बिठाने के लिए उनको तैयार किया जा सके। जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तो बाद में इनकी नियमित कक्षाओं में बिठाकर इनको भी सामान्य बच्चों के साथ बैठकर इनका अध्यापन कार्य किया जा सकता है। आज हम इन 3 बिंदुओं को हमने जाना। कल हम शेष आगे के बिंदुओं के बारे में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।